ऑपरेशन सिंदूर ये नाम अन्याय के प्रति भारत के प्रतिकार का एक प्रतीक बन गया है। हमारी सेनाओं ने यह साबित कर दिया कि भारत वैसे तो बुद्ध का देश है, लेकिन यदि हम पर युद्ध थोपा गया तो उसका हम माकूल जवाब देंगे और उसको खत्म भी हम ही करेंगे। अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मान लिया है कि भारतीय सेनाओं ने उनके पाकिस्तान का बुरा हश्र किया और इसलिए हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातचीत की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां भारतीय सैन्य बलों की क्षमताओं की उनकी विश्वसनीयता को एक बार साबित किया, तो वहीं उस आधे फ्रंट का चेहरा भी उजागर कर दिया जिसके बारे में जनरल बिपिन रावत अक्सर जिक्र किया करते थे। आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाग जी। उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अंशुमन। सर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा कि डिफेंस को लेके वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसके पहले भी तेजस को लेकर एचएल के प्रति वो अपनी नाराजगी दिखा चुके थे। इसे आप कैसे देखते हैं? उनकी चिंताओं का क्या समाधान है? क्या स्थिति वाकई में बहुत नाजुक है या गंभीर है? और देखो, सच्चाई ये है कि जो एयर मार्शल एपी सिंह ने बोला वो एयर पार की तरफ उनका इशारा था कि अगर टू फ्रंट वार होता है, जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो है पाकिस्तान और चीन के साथ इकट्ठा, तो भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी और अभी वो घट के कोई करीब 32 से 33 स्क्वाड्रन रह गए। तो इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी जो अपने एयर पावर को बढ़ाना है। आपको पता है कि आने वाले समय में मिग 21 और कहीं ना कहीं जगूर जो हैं एयरक्राफ्ट, ये भी फेज आउट होंगे। तो इसलिए जो नए एयरक्राफ्ट आने हैं वो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा और आने वाले समय में तेजस मार्क 2, ये भारत खुद बना रहा है और इसको एचएएल बना रहा है। मगर ये सच्चाई है कि जो टाइमलाइन इनको दी गई थी, जिस प्रकार वो प्रॉमिस हुआ था कि इस समय ये दे दिए जाएंगे, उस समय पे ये नहीं दिए गए। इसके कारण जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे पास स्क्वाड्रन जो 32-33 है उससे भी कम होते जाएंगे अगर हमें टाइम पे ये नहीं मिलते। और इसकी काफी वजह हैं और एक मेन वजह ये भी है कि जो इसके इंजन है वो हमको जनरल इलेक्ट्रिकल यूएस से मिलने हैं और उसमें भी कमी रह गई है, उसमें भी डिले है क्योंकि इंजन भारत नहीं बनाता और ये अमेरिका से ले। तो आने वाले टाइम में अब भारत को चाहिए कि दो बातें हैं। एक तो भारत खुद आने वाले टाइम में एमका बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके लिए परमिशन दे दिए, 15,000 करोड़ भी नियुक्त कर दिए हैं। उसमें प्राइवेट पार्टनर भी हिस्सा लेंगे, मगर उसको टाइम लगेगा, उसको कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं। और इन द मीन टाइम भारत को जो है जहाजों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भारत खरीदे। उन कितने हो सकते हैं, 50 से 100 के बीच में हो सकते हैं भारत इसको खरीदने की करे, क्योंकि ये जो गैप है इसको कम करना पड़ेगा। और इतने में तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 और आने वाले 10 साल में एमका आ जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते इसमें 3 चीजें हैं। एक तो भारत इंडिजिनस बनाएगा अपने हथियार, जितने ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट, क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 जो है वो भारत में बने हैं। और दूसरा एमका जो 5th जनरेशन है वो भी भारत खुद बनाएगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी हो सकती है। और तीसरा यह है कि जो मेन हमारा जो गैप बढ़ता जा रहा है उसको पूरा करने के लिए इंटरिम मेजर के लिए जो है वो हम हो सकता है कि 100 के करीब जो है 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हम ले सकते हैं। उसमें सुखोई 57 जो SU-57 वो भी एक रशिया का जो कंटेंडर है। अंशुमान, अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या हासिल हुआ? क्या हमने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य पूरे कर लिए? क्योंकि जब सीज फायर हुआ था तो कई लोगों को हताशा हुई कि मतलब इस मोड़ पे आकर रुकना नहीं चाहिए था। देखो, सच्चाई क्या है अंशुमन कि हमारा एम क्या था ऑपरेशन सिंदूर का। हमारा ऑपरेशन सिंदूर का था कि वो जो टेररिस्ट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसके आका हैं उनको एक प्रकार लेसन देना। अगर आप देखें जो हमने 6-7 तारीख की रात को किया, हमने नो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद की। हमने कोई सिविलियन टारगेट हिट नहीं किया, हमने कोई मिलिट्री टारगेट हिट नहीं किया, बल्कि जैसे मोहम्मद, लश्कर मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर हैं, जो कि बावलपुर, बुदीर का और मुजफ्फराबाद में भी बर्बाद कर दिया।
और उसके साथ साथ हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया, मगर हमने कोई भी इनके सिविल टारगेट को और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं किया, क्योंकि ये हमारा एम नहीं था। मगर आप जानते हैं पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है, वो मानता नहीं है, और उसने हमारे जो सिविल और मिलिट्री टारगेट को हिट किया, जो कि ट्राई की उसने हिट करने की, आपका एक प्रकार अवंतीपुर, जम्मू एंड कश्मीर से लेके भुज में। मगर ये सच्चाई है, भारत का जो मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता था, जिसके अंदर S-400 भी है, जिसके अंदर आपका आकाश तीर जो कि हमने खुद बनाया है, उसके बाद बैरक मिसाइल भी थी उसमें, ZU-23M बैरल भी थी, L-70, उसने उनको बर्बाद कर दिया, और कोई भी जो मिसाइल और उसका रॉकेट टारगेट को हिट नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान ने ये हिम्मत की थी और ये काम किया, तो भारत को उसको जवाब तो देना ही था। इसलिए भारत ने 9 और 10 को, जो पाकिस्तान की 11 फ्रंट लाइंस हैं, जो कि आप देखें कि सबसे एयरफील्ड जो कि उनकी बहुत मानी हुई एयरफील्ड है, उनको हमने बर्बाद कर दिया। और इसको बरमोज, और हमने स्कैल्प मिसाइल जो कि एक प्रकार रफेल से, अगर आप देखें उसके अंदर आपको स्कार्दू से लेके जकोबाबाद, आपकी भुलारी के अंदर एवैक्स को भी हमने प्रकार से बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नूर खान जो है वहां पर भी हमने उसको भी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नूर खान, वो नदन एयर कमांड उनका कंट्रोल रूम है, और वो चकाला के पास था, चकलाला के पास, उसको भी कर दिया। तो एक बहुत बड़ी क्षति लगी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो अभी शहबाज शरीफ ने इसको ओनअप भी किया कि ये जो 11 फ्रंटलाइन जो इनकी एयरफील्ड थी, इनका बर्बाद होना पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ा। और ऐसे में पाकिस्तान ने घुटने टेक दी, और पाकिस्तान ने दुहाएं दी कि भाई सीज फायर करो, क्योंकि भारत का कोई एम ये नहीं था कि कोई सिविलियन टारगेट या मिलिट्री इंस्टॉलेशन। भारत का एम मेन यही था कि जो आतंकवाद है उसको हम बर्बाद कर दें। हमने एक न्यू नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, वो है कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना भारत में होगी बड़ी, तो भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, और पाकिस्तान को उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है भारत का ये एम था, क्योंकि ये मैं कहूंगा कुछ प्रेशर बाहर से भी था, मगर जो हमने किया बहुत सोच समझ के किया, और मुझे लगता है उस समय हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स एक्शन था, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल हाथ खड़े कर पाया गया था, और हमारा मेन एम जो था वो हमने फुलफिल कर लिया था। अंशुमान सर, ऑपरेशन सिंदूर के पहले इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, सर इसको आप कैसे देखते हैं? एक बेहद ऐतिहासिक समझौता था जो इस बार भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया। क्या असली मास्टर स्ट्रोक यही है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये जो आपने बोला, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है? वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। देखो, पहले तो हमें देखना पड़ेगा, ये 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें 6 नदियां हैं, जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं और 3 वेस्टर्न नदियां। जो ईस्टर्न नदी है, रवि, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, और इसी प्रकार से जो वेस्टर्न रिवर है उसका 20% तक हम कर सकता है, जो कि इंडस भी है, झेलम भी है, चेनाब भी। तो इसके अंदर 2 बातें थी। ये जो हमने एक प्रकार ट्रीटी साइन की थी, इसमें हमने बड़ा दिल दिखाया था। इसमें जो है फायदा पाकिस्तान को ज्यादा था बनिस्बत भारत को। ये एक अच्छी निगोशिएटेड आपको इंडस वाटर ट्रीटी नहीं थी। इसके अंदर हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए था। मुझे लगता नहीं हमने उस चीज में ध्यान दिया। और दूसरा, उसके बाद हम इसका पानी जो इस्तेमाल कर सकते हैं 20% वेस्टर्न रिवर का, वो भी नहीं कर रहे थे। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी खामी थी डीसिल्टिंग। जब आपने जो डैम वगैरह बना रखे हैं उनको डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो उसकी सतह कम होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी जमती रहेगी और पानी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। वो भी नहीं था। तो मुझे लगता है एक बैडली फ्रेम्ड हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी की थी। मगर क्योंकि अभी हमने हेल्ड इन अबेस कर दिया, अभी पाकिस्तान को पसीने छूट रहे, क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान को मालूम है कि अगर ये ट्रीटी हेल्ड इन अबेस है तो भारत कोई भी डाटा शेयर नहीं करेगा, क्योंकि कोई ड्यूटी बाउंड।
दूसरा, जब चाहेगा पानी छोड़ेगा, जब चाहेगा पानी नहीं छोड़ेगा। गर्मियों में पानी नहीं छोड़ने से आपको पता है वहां पर एक प्रकार से पानी की दिक्कत आने वाली है पूरे के पूरे सिंध में और कई पंजाब के हिस्से में। और फिर जब पानी छोड़ दिया जाएगा तो वहां पर फ्लड भी आ सकते हैं। तो ये एक, मुझे आपने वर्ड यूज किया, क्या ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है वाकई पाकिस्तान के घुटने टिक गए इसको, क्योंकि ये याद रखो अंशुमन, इसको हमने किसी भी लड़ाई में आज तक इसको नहीं टच किया था। हम इसको इम्प्लीमेंट थे, चाहे 1947-48 में तो था नहीं है, 1965 की, 1971 की और 1999 कारगिल वार। मगर जो इस बार हद से पार करने के बाद, तो मुझे लगता है इसका एक सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और आतंकवादी भारत में भेजेगा, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, तो फिर हम इसको निचोड़ देंगे, इसको हेल्ड इन अबेस रखेंगे। मगर अगर पाकिस्तान मानता है और आतंकवाद का साथ छोड़ता है तो भारत इसको छोड़ चला। मगर मुझे लगता है कि भारत इस जो इंडस वाटर की ट्रीटी 1960 की थी उसमें बदलाव चाहेगा, और बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने ये ट्रीटी साइन की थी इसके अंदर ज्यादा फायदा पाकिस्तान को था बनिस्बत भारत के। अंशुमन सर, इस जो ये तनाव का माहौल था, हालांकि इसमें हमको विजय मिली, सबको पता है, हमने अपने पड़ोसी देश को बुरी तरीके से मजा चखाया, लेकिन सर जिस तरीके से चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, वैसे हमारे साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। ये किस तरह की स्थिति है, ये कितना बड़ा खतरा है, भारत को इन चीजों से कैसे निपटना होगा? क्योंकि चाइना के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं और वो तनाव जग जाहिर है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, एक बात तो समझनी पड़ेगी, सब देश अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तो हर देश ये देखता है कि उसको क्या फायदा है। अगर आप देखें कि क्यों अमेरिका बिल्कुल खुल के क्यों नहीं आया, देखो अमेरिका के लिए पाकिस्तान अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट लाइन स्टेट है, क्योंकि अगर उसको अफगानिस्तान पे और ईरान पे अपना सर्वनिष्ठ रखना है, चाहे वो अल कायदा पे हो या इस्लामिक स्टेट या ईरान के जो है न्यूक्लियर हथियार, तो उसको बेसिस चाहिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान देता है बेसिस। क्योंकि अल जवारी जब अल कायदा का लीडर को मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे, वो बलूचिस्तान के इलाके से उड़े थे पाकिस्तान के। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका के लिए अभी भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन है, नॉन नेटो अलाई है, तो ये मान के चलो। अभी बात आती है रूस की, हाँ रूस भी कहीं ना कहीं इतना खुल के नहीं आया, इस बात में कोई दम है, क्योंकि रूस भी मुझे लगता है कि उसको, वो भी पाकिस्तान का चाहता है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में आने के लिए वो अफगानिस्तान के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे, तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा से उसको लगता है। तो और वो एक प्रकार से इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था, मैं इस चीज को मानता हूं, मगर उसको अपना इंटरेस्ट लग रहा है कि वो न्यूट्रल रहे तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं उसने ऐसा भी लगता है कि क्योंकि भारत रशिया यूक्रेन वार में यूं तो रूस के साथ खड़ा था, मगर ज्यादातर न्यूट्रल था, इतना ज्यादा उसके पास है। तो मुझे लगता है इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सच है कि कोई खुल के भारत के साथ नहीं आया, मगर यह सच्चाई है कि भारत को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी। और आप जो चीन की बात करो, हाँ मैं समझता हूं कि चीन आया है, मगर चीन भी एक प्रकार इतना नहीं खुल के, उसको भी मालूम है कि अगर उसकी टैरिफ की जो लड़ाई चली अमेरिका की, उसके लिए उसको भारत की जरूरत है, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट, भारत को वो खोना नहीं चाहेगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि चीन एकदम पाकिस्तान के पलड़े में आएगा। हाँ, चीन जो है पाकिस्तान को हथियार देगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा, इंटेलिजेंस देगा, वो तो करेगा, मगर अगर वो बिल्कुल खुल के आता तो उसको भी आने वाले समय में नुकसान होने वाला है, स्पेशली ट्रेड को देख के। और दूसरा कि अगर भारत और चीन के रिलेशन खराब होते हैं तो फिर जो चीन का मेन एम है इंडो पैसिफिक में ताइवान को हड़पना, वो भी उसको प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि उसको अपना ध्यान भारत की तरफ भी देना पड़ेगा। तो एक बात तो साफ है अंशुमन कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है, हमें अब समझ आ गया है और हमको अपने आप बढ़ते जाना है। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, हम बढ़ते जाएंगे और हम ज्यादा सामान खुद बनाएंगे, जिससे डिपेंडेंस
डिफेंस इक्विपमेंट की दूसरे देशों पे ना हो। अंशुमन। सर, इस पूरे मिशन में राफेल ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन जैसे ही ये आया कि राफेल का इसमें बड़ा योगदान रहा है, एक तरीके की पूरी पश्चिमी मीडिया ने एक नैरेटिव बनाना स्टार्ट किया कि भारत के इतने राफेल गिरे, उतने राफेल गिरे। यहाँ तक कि भारत के विपक्षी दलों ने और भारत के कुछ पत्रकारों का भी इस पर बड़ा फोकस रहा कि उनका इससे कोई वाबस्ता नहीं था कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। उनका इसमें ज्यादा नैरेटिव बनाने में उनकी दिलचस्पी थी कि भारत को क्या नुकसान हुआ। सर, इस बात को कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो अंशुमन, उससे पहले मैं थोड़ा टर्की के बारे में भूल गया बताना आपको। जो टर्की एक ऐसा देश है, वो एक खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो चाहता है कि किसी तरीके से वो ओटोमन एम्पायर का दोबारा लाए, और वो चैलेंज करना चाहता है हेगमनी सऊदी अरेबिया और यूएई की। इसलिए वो पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तान को हथियार भी भेजता है, और पाकिस्तान में उसकी एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को फायदा होता है। तो जब इसके बावजूद कि भारत ने उसको अर्थक्वेक के बाद ऑपरेशन दोस्त में आउट ऑफ वे जाके मदद की, मगर आपको पता है कि टर्की जो है डिपेंड नहीं कर सकते, शुरू से ही वो पाकिस्तान की तरफ है। अब आपने पूछा रफेल पे, देखो सच्चाई यह है कि भारत के जो एयर पावर ने काबिल तारीफ किया, और ये लड़ाई एक बड़ी अलग सी लड़ाई थी, इसको स्टार वार कर सकते हैं। इसमें दोनों फोर्सेज ने क्रॉस नहीं किया, ना आईबी किया ना लाइन ऑफ कंट्रोल किया। जो एयरक्राफ्ट ने भी आईबी और एलसी क्रॉस नहीं किया। जो क्रॉस की जो भी कुछ हुआ वो भारत के इलाके में या पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फायर किया। तो ये एक सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान किया। ये सच्चाई 6-7 तारीख को भी भारत ने उसके करीब करीब 9 के 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बाबा, 9 और 10 को उसके 11 फ्रंटलाइन स्टेट, और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसके एक F-16, 2 JF-17, एक J-10C और एक C-13J हरकुलिस, और प्लस उसका एवेक्स बलौरी में जो है या तो डिस्ट्रॉय हुए, काफी डैमेज हुए। अब भारत की बात आती है, देखो भारत में जो साफ सुथरे शब्दों में एयर मार्शल AK भारती ने बताया था कि कॉम्बैट जब होता है, लड़ाई होती है, तो इसमें लॉसेस हो सकते हैं, मगर ये साफ सुथरे शब्द है, भारत का कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है गिरा हो, क्योंकि हमारे सारे पायलट सेफ थे। जो उन्होंने एक बहुत अच्छा बदला था, और ऑल पायलट्स आर बैक होम, इसका मतलब हमारे एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। और अब जो रफेल के लिए एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, रफेल वर्ल्ड का एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन है। इसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, मिटोर मिसाइल है, माइका है और हैमर मिसाइल है। इसने अपना जलवा दिखा दिया है, स्पेशली अभी जो 4 दिन का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, और भारत की जो मैं यही कहूंगा कि जो अपोजिशन पार्टी है, ये समय है भारत के अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जॉइंट टीम गई है, इसी प्रकार से आवाज होनी चाहिए। तो मैं ये नकारा करूंगा, भारत के लॉसेज नहीं है, ये जो पाकिस्तान के लॉसेज हुए हैं, और भारत की जो एयर पावर है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, उसने बहुत अच्छा रोल किया। चाहे भारत की एयर डिफेंस जो है, भारत की आर्मी बहुत ही बेहतरीन, भारत की एयर पावर ने बहुत, और नेवी ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला उनको अरेबियन सी में, और कहीं ना कहीं BSF ने भी जहां रोल प्ले किया है, स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो भी काबिल तारीफ है। अंशुमन सर, ये सबको पता है, मतलब एज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी की भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी है। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया, खासकर खुद को सुपर पावर समझने वाले देश, नहीं चाहते कि भारत ग्रो करे? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही? क्योंकि हाल फिलहाल कुछ दिनों में, पहले चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव्स रहा हो, पाकिस्तान, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे कहीं ना कहीं हमारा देश को उन्होंने अस्थिर करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कोई साजिश है? इसे कैसे डिकोड करेंगे आप? देखो सच्चाई है, कोई देश नहीं चाहेगा कि दूसरा देश आगे बढ़े, और ये भी सच्चाई है अमेरिका भी आपका इस्तेमाल करेगा चीन के अगेंस्ट, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि वो एशिया में कंपटीटर है। तो ये आपको अपनी लड़ाई आगे बढ़नी है, और आपकी इकोनॉमी अच्छा होनी चाहिए, और भारत बढ़ रहा है। आप अगर आज देखें कि 2014 में भारत 11वीं पोजीशन पे था, आज बढ़ के 4थी पोजीशन में आ गया, और अगले 2 साल में हम 3rd इकोनॉमी बनने वाले हैं, हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ें।
भारत सेल्फ डिफेंस की तरफ जा रहा है, भारत आज आत्मनिर्भर और एक प्रकार मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है। बल्कि भारत का फॉर्मूला मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, भारत जो है हथियार खुद के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएगा। और आज की तारीख में जो हम 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया डिफेंस इक्विपमेंट, आने वाले 4-5 साल में 50,000 करोड़ करेंगे। तो हम बढ़ते जाएंगे, हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें ये एक बदलता हुआ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसको हमें समझना है, इसके तहत चलना है। मगर ये सच्चाई है कि दूसरे देश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत की प्रोग्रेस हो। कहीं बांग्लादेश, कहीं पाकिस्तान, इनको हमें समझना है, फिर आगे स्टेप लेना है। भारत की एक ऐसी इकोनॉमी है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोविड-19 से पहले भी थी, कोविड-19 के बाद भी है, और आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई घबराने की बात है, भारत को सोच समझ के चलना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के होते हुए मुझे लगता है हमारे जो ट्रैक है वो बिल्कुल ठीक है। अंशुम सर, इस दौरान अमेरिका और ट्रंप का जो बदला हुआ एक रूप नजर आता है, स्पेशली भारत की स्ट्राइक के बाद, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से एक अच्छा खासा लोन मिल जाता है, और उसी के जस्ट बाद एक बड़ी डिफेंस डील होती है टर्की और अमेरिका के बीच। ये वही टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, सबको पता है। और उसी टर्की के साथ अमेरिका की डील होती है एमरॉम मिसाइल को लेके। ये इस अमेरिकी रूप को आप कैसे देखते हैं? देखो, सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि वो अमेरिका किस करवट बैठेगा। ये सच्चाई है कि इसके बावजूद कि सबको पता है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, पाकिस्तान एक इस्तेमाल करता है टेररिज्म को एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट, और पाकिस्तान लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत में भेजता है। मगर इसके बावजूद भी आईएमएफ ने अगर लोन दिया है तो ये दिया नहीं जा सकता जब तक अमेरिका की ब्लेसिंग ना हो। और भारत ने इसको बताने की कोशिश की कि जो भी आईएमएफ का लोन मिलेगा उसका पैसा वो आतंकवादियों पर जाएगा। और ये सच भी होगा कि जो नुकसान हुआ था भावलपुर में, उसका 14 करोड़ रुपए जो है वो पैसा जो है वो दिया जाएगा इन्हीं जो संस्थाएं हैं या जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सच्चाई, पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट देखता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है कि पाकिस्तान उसके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को वो टूटने नहीं देगा इकोनॉमिकली, वो एक प्रकार से बर्बाद होता हुआ नजर नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा। और उसका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट है। और इसी प्रकार से टर्की के अंदर भी उसका है। आप देखें एमराम मिसाइल जो है वो कर ली। पहले आपको याद होगा S-400 जब खरीदी थी टर्की ने, तो फिर उस समय उसके ऊपर सैंक्शन भी लगाई थी अमेरिका ने, और जो F-35 एयरक्राफ्ट देने थे उससे भी मना होगा। तो ये सच्चाई है, सब देश अपना अपना हित देख रहे हैं। और ये सोचना कि अमेरिका प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमें खुद डालना पड़ेगा, हमें यकीन कराना पड़ेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट पे डाले मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे देशों के साथ। मगर ये सोचना कि आप जैसा चाहेंगे अमेरिका करेगा, वो नहीं। उसके लिए अपना इंटरेस्ट है, सभी देश अपना अपना इंटरेस्ट से चले हुए हैं। अंशुम सर, भी आपने जिक्र किया था युद्ध के तरीकों को लेके। युद्ध के तरीके समय के साथ बदल रहे हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ रही है। इस पर आपका क्या मानना है कि भारतीय सेनाएं ऐसे युद्ध के लिए किस किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, देखो हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा था रशिया यूक्रेन लड़ाई से, और हमने सीखा है इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल होती, इजराइल ईरान कि आने वाला जो युद्ध है वो किस रूप में आएगा। पहले सोचा जाता था कि एक छोटा युद्ध होगा, तो रशिया यूक्रेन लड़ाई ने दिखा दिया कि युद्ध लंबे भी हो सकते हैं, 3 साल से ज्यादा होगा। पहले ये सोचा था लड़ाई जो होगी वो आपके एयरक्राफ्ट जाएंगे, आपके टैंक्स जाएंगे, आपकी इन्फेंट्री मूव करेगी। आज आपका रशिया यूक्रेन में भी दिखा दिया जिस प्रकार से दोनों तरफ से एयर पार का इस्तेमाल हुआ है, जिस प्रकार ड्रोन्स बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक प्रकार से ये 4 दिन का जो युद्ध था, अगर आप देखें
किसी ने भी IBLC क्रॉस नहीं की, मगर फिर भी इतना बड़ा युद्ध कि एक ऐसा होने वाला था कि शायद ये फुल फ्लैज वार भी हो सकता था। तो ये सच्चाई है, भारत ने बहुत सीखा और भारत इसकी तरफ बढ़ रहा है। भारत अपनी फौज को मॉडर्नाइज करेगा, भारत साइबर वारफेयर, स्पेस वार की तरफ ध्यान दे रहा है। भारत जो है ड्रोन को ज्यादा से ज्यादा खुद बनाने की कोशिश करेगा। भारत जो है अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत, मुझे लगता है इजराइल हमास से हमने क्या सीखा कि उनका आयरन डोम सिस्टम जो सबसे बहुत ही अच्छा है इजराइल का, मगर वो फेल हो गया। वो क्यों फेल हुआ? जो इजराइल के जो आयरन डोम है वो बना है मिसाइलों के लिए, और जो हमास ने इस्तेमाल किए छोटे छोटे ड्रोन, वो ड्रोन जो है 1000 का है, और जो 10,000 के करीब ड्रोन इकट्ठे भेज दिए, और इधर से जब उसको मारने के लिए 1 करोड़ की आप मिसाइल फायर कर लो, तो आप कितनी मिसाइलें फायर कर सकते? तो आपको मल्टी टियर नहीं था, भारत ने बनाया। भारत ने जो ड्रोन है उसको एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी से डाउन किया, उसको S-400 इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे लगता है इस सीख से हमने मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम, तो मुझे लगता है इन जो भी लास्ट 5-6 साल में वर्ल्ड के अंदर लड़ाइयां हुई हैं उससे हमने सबक सीखा है, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपने इशारा किया है आगे साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आपका ड्रोन्स, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी मिसाइलें, रॉकेट्स और जो एयर पार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं, और समुद्र के अंदर बनी नेवी। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को 3 चीज करनी चाहिए। भारत खुद ज्यादा से ज्यादा सामान बनाए, वो बना रहा है। हमने 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ में जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर, साउथ में हमने बनाया है तमिलनाडु के लिए चेन्नई जो डिफेंस कॉरिडोर। हम ज्यादा से ज्यादा हथियार खुद बनाएंगे। दूसरा, हमें अब जो जीडीपी का 1.8 के करीब हम पैसा देते हैं, 2% के करीब, उसको बढ़ा के 2.5% जीडीपी का या 3 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त का तगाजा है। आपको अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। पाकिस्तान जैसे देश को दूसरे देश दे देते हैं, चाहे टर्की है, चाहे कहीं पहले अमेरिका देता था, अब चीन देता है। तो इसलिए अगर उसने काउंटर करना है और चीन का भी काउंटर करना है, तो आपका कम से कम जीडीपी का 2.5% कम से कम, और बढ़ने के 3-3.5 बनना चाहिए। फोर्स मॉडर्नाइज करो, एयरक्राफ्ट एम का जितना जल्दी हो सकता है लाएं। तो मुझे लगता है ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान देना है और पैसा खर्च करना है, क्योंकि इसलिए पैसा चाहिए। और क्योंकि आप ये समझें अंशुमन, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, वो तभी अच्छा करेगी जब आपकी मिलिट्री पावर। इकोनॉमी और मिलिट्री पावर एक सिक्के के 2 पहलू। ये आप जब तक आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर सकते, जब तक आप डिफेंड नहीं कर सकते मिलिट्री पावर अच्छी। मुझे लगता है भारत ने बहुत अच्छा सबक सीखा है, और भारत ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल किया है ऑपरेशन सिंदूर में, और मुझे लगता है कि हम और आगे बढ़ेंगे और अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है उसको और मॉडर्नाइज करेंगे। अंशुमन, अच्छा सर, इस बीच में एक बड़ी दिलचस्प चर्चा उठी न्यूक्लियर लीक को लेकर कि भारत के हमले में पाकिस्तान का एक न्यूक फैसिलिटी तबाह हो गया, रेडिएशन लीक हो गया, और एक वहां पे अमेरिकी एंटी रेडिएशन प्लेन को भी वहां पे स्पॉट किया गया। शायद इसी वजह से पाकिस्तान सीज फायर के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था और उसने अमेरिका को बीच में मध्यस्थता करने के लिए रिक्वेस्ट की। इस पे सर आपका क्या मानना है, क्या सच्चाई है इसकी? देखो, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, पर जो हमारी ऑफिशियल एक प्रकार से लाइन इसमें ये है कि जो सरगोदा का एयरफील्ड है उसके ऊपर हमने हमला किया, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स हैं जो कि 20 से 15 किलोमीटर हैं सरगोदा, हमने उसको टारगेट नहीं किया। हाँ, ये कहीं अफवाहें आई थी, कोई सेस्मिक एक्टिविटी देखी गई, और फिर अमेरिका ने भी जो मॉनिटरिंग करते हैं इसको न्यूक्लियर फैसिलिटी को भेजा गया। मुझे लगता नहीं कि उसमें अफवाहें ज्यादा हैं कि सच्चाई का है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि हमने कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी का हिट नहीं किया। हमने सरगोदा जो एक एयरफील्ड है उसको हिट किया। सरगोदा और किराना हिल्स की डिस्टेंस 20 से 25 किलोमीटर है। तो मैं यही कहूंगा ऑफिशियली भारत की यही लाइन है, और हम यही लाइन लेके चलेंगे। अंशुमन, अच्छा सर, अभी जैसे आपने युद्ध डिफेंस को लेकर बजट बढ़ाने की बात की, तो इसी में
चाइना ने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट अच्छी खासी संख्या में बना लिए हैं और वो जेट ये पाकिस्तान को भी देने की पेशकश कर रहा है या दे रहा है। माना जा रहा है कि 2026 तक ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ऐसे में सर भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या जो रशियन Su-57 है या फिर अमेरिकन F-35 है, या फिर भारत को अपने स्वदेशी आमका का इंतजार करना चाहिए, जो कि अभी उसे मिलने में मुझे लगता है जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट 2035 के पहले भारतीय सेना उसे ऑपरेशनली यूज में नहीं ला पाएगी। बिल्कुल ठीक बोला। पहले हम देखते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में हैं कितने। जो अमेरिका के पास 2 हैं, F-22 और F-35। F-22 रैप्टर और फिर F-35। और जो रूस है उसके पास है सुखोई 57 Su-57। और चीन के पास 2 हैं, एक J-20 है और J-35। और J-20 अभी इस्तेमाल कर रहा है और J-35 वो अब इंडक्ट कर रहा है। तो ये सच्चाई है कि जो आपने इशारा किया अंशुमन कि J-35 अगले 6 महीने में वो पाकिस्तान को दे सकता है। इसका मतलब पाकिस्तान के पास अगले 6 महीने के बाद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है और भारत के पास 10 साल लगेंगे, जो आपने आमका की तरफ इशारा किया। इसलिए भारत को जरूरी है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदे उस टाइम पीरियड में कि आप उस गैप को कम करें। उसके लिए आपके कंटेंडर क्या हैं? F-35 अमेरिका का, Su-57 रूस का। आपको यही देखना पड़ेगा। तो या तो रूस का या अमेरिका का। मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट इसकी तरफ बड़े गौर दे रही है और जो एयर चीफ हैं उसको देख रहे हैं। मगर आपका इशारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेट नहीं कर सकते 10 साल के लिए। आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है आपको लेना पड़ेगा, आपको ये गैप करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा बोला, पाकिस्तान को हर चीज प्लेट पे मिलती है, जो चीन बनाएगा वो मिल सकता है पाकिस्तान को। और ये बोला गया है आज की तारीख में JF-17, J-10C, J-20 की भी बात हो रही है पाकिस्तान को, मगर J-35 तो पक्का उसको अगले 6 महीने में मिल सकता है। इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। अंशुम सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। इस बातचीत में जो हमने ये चीजें डिकोड की, उससे एक चीज साफ हो गई है कि ये भारत जो है ये नया भारत है। हमारे पीएम ने, देश की सेनाओं ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें आग दिखाएगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।